आज की ये वीडियो 12th फिजिक्स की रहेगी, जिसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, उसकी ये 9वीं वीडियो है। इससे पहले हमने एक डेरिवेशन कराया था, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो, इस तरीके से। तो आज कराएंगे हम, उसका ही एक दूसरा पार्ट है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाए, व्यंजक लिख दो। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करो। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हमारा भाई, हमने क्या बता रखी थी, पहले डेरिवेशन करवाया था, तो थोड़ा सा आज थोड़ा हल्का सा तेज चलेंगे, लेकिन तेज का मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा कि भाई हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, राइट। उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, वहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, हमारे पास ऐसे समझ लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसमें -q कूलम और +q कूलम आवेश होंगे। निरक्षीय स्थिति कौन सी है, जैसे कि मैंने बताई थी आपको, आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है अक्षीय स्थिति, राइट। और निरक्षीय स्थिति, इसके लंबवत जो स्थिति होगी, ऊपर या नीचे, वो आपकी क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति, राइट। तो हम मान के चल रहे हैं कि भैया हमारे पास एक, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। थ्योरी वही बनेगी पुरानी वाली, सेम टू सेम। तो मैं थ्योरी आज लिखवाऊंगा नहीं, पुरानी वाली को दिखा दूंगा। पुरानी वाली में एक वर्ड आया कि अक्षीय स्थिति, पूरा समझा दूंगा आपको, चिंता ना करो। अक्षीय स्थिति, तो जहां पर अक्षीय स्थिति आ रहा है वहां पर बस चेंज कर देना, अक्षीय की जगह पे निरक्षीय कर देना। बाकी थ्योरी पुराने वाली डेरिवेशन की लिखनी है, सारा कुछ समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, जिन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। आवेशों के बीच की दूरी 2l है। और इस आवेश, इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, एक मध्य बिंदु O है, राइट। ये मध्य बिंदु O है, और यह वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, यानी कि यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास में ये है, जाके आपको एकदम बेटर समझ में आएगा, बेटर चित्र बनेगा, बेहतरीन। देखिएगा, ये है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, अब ये थोड़ा सा चित्र को मैं थोड़ा सा यहाँ पे से नीचे की ओर लेकर आ रहा हूँ, इस चित्र को, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपका एक चित्र बन चुका है आपका, राइट। तो इस चित्र को मैं थोड़ा सा नीचे बना दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर भी इस चित्र का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चित्र में नीचे की ओर बना देना चाहता हूँ आपको। देखिएगा कैसे बनेगा चित्र, कि भाई हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो -q कूलम, जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है।
यानी हमारे पास एक वैद्युत द्रव्य ए बी है जो माइनस क्यू कूलम तथा प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है, इनके बीच की दूरी 2L है, जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। यह वैद्युत द्रव्य एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत द्रव्य का एक मध्य बिंदु O है, इस वैद्युत द्रव्य का एक मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से थोड़ा सा ऐसा करेंगे, मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु, मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी, ये थ्योरी क्या लिखनी है? थ्योरी एक बार और समझ लो। माना हमारे पास एक वैद्युत द्रव्य ए बी है जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है और इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है, राइट। यह वैद्युत द्रव्य एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, राइट। इस वैद्युत द्रव्य के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, इस मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। ये थ्योरी है, का व्यंजक ज्ञात करना है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। चलिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ के बाद में इतनी ही थ्योरी लिखनी है और ये थ्योरी ऐसे लिख दोगे एग्जाम में एकदम खुश हो जाएगा। बिल्कुल भी पता है क्या होता है, खुश होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको नंबर ज़्यादा दे देगा, नहीं। 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर देगा, लेकिन क्या होता है कि इसमें हो सकता है कि आप डेरिवेशन करते समय थोड़ी मिस्टेक कर दो, या हो सकता है अगले सवाल में कोई मिस्टेक कर दो तो बच्चा जो एग्जामिनर है उसको इग्नोर मार देगा, यानी कि बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा लिखा है, तो वो तो इंप्रेशन पढ़ने का प्रभाव ये रहता है। यदि आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन राइटिंग अच्छी कर दी या थ्योरी वगैरह गलत कर दी, एक सवाल गलत कर दिया पहला ही और वो एग्जामिनर ने गुस्सा में आके काट दिया, तो उसे एकदम गलत प्रभाव पड़ेगा, यार ये बच्चा तो ऐसा ही है, आवारा है ये है, तो वो आगे सही भी होगा ना तो उसको भी ध्यान से नहीं देखेगा और काटता चला जाएगा। तो ये चीज़ रहती है। इंप्रेशन पढ़ने का मतलब है कि वो आपकी कॉपी को एकदम अच्छे से जांचेगा, बोले ना रफली, बोला लाइटली, एक होता है हार्डली चेक करना, तो वो लाइटली चेक करेगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, राइट। चलिए थ्योरी देख लिए। ये थ्योरी आप ये पुराने वाले डेरिवेशन की थ्योरी है, तो इसमें जो आपको अक्षीय लिख रहा है, जहाँ पर अक्षीय लिखा जाएगा बस वहाँ पर क्या कर देना है, आपको निरक्षीय कर देना। जहाँ पर अक्षीय है वहाँ पर निरक्षीय कर देना, बाकी थ्योरी वही है। ओके, देख लीजिए। चलिए तो थ्योरी आपने लिख ली, थ्योरी आपने लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब हमारे पास में हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सिंपल सा फंडा है, हम क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो हम वही काम करेंगे जैसे पहले किया था। भाई हमारे पास देखिएगा माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालेंगे। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मान ली, तो E1 बराबर हो क्या जाएगा भाई? E1 बराबर हमने माइनस के कारण, तो भैया सिंपल सी बात है कि क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नॉर्मली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 1/4πε0 Q/r², आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। लेकिन जब आपका परावैद्युतांक दे रखा है तो K आ जाता है। चलिए तो वही चीज़ हम यूज करेंगे, 1/4πε0 K, Q/, दूरी का स्क्वायर। ये आवेश ये माइनस के कारण निकाल रहे हैं पहले, तो आपकी इच्छा आप धनात्मक के कारण निकाल लो या ऋणात्मक के कारण निकाल लो, आपकी इच्छा है, जो चाहो वो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने इसको माइनस जो पहले दिखाई देगा हम इससे कर ले रहे हैं माइनस। अब माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र, ऐसा मत सोचना कि आप सोचने लगो कि नहीं सर ने
अक्षीय में तो पहले ये लिया था प्लस, निरक्षीय में पहले ये लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी इच्छा, आप इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको E1 मान लो या E2 मान लो, इसको E1 मान लो या इसको 2, बात वही है, राइट। ठीक है, 4 में 3 जोड़ दो या 3 में 4 जोड़ दो, बात यही है। ठीक है, चलिए तो वही चीज़ आती है, आपकी इच्छा है जैसे चाहे वैसे कर लो। माइनस क्यू के कारण, तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये हमने क्या बताया था, फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। माइनस के कारण निकाल रहा हूँ, आवेश यहाँ पर रखा हुआ है ए बिंदु पर, पी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो बेटा यहाँ पर दूरी कितनी आएगी, ए पी का स्क्वायर। दूरी कितनी आएगी, ए पी का स्क्वायर। अब आपको ए पी की तो दूरी पता नहीं है, तो वो ही निकालनी पड़ेगी, ये ए पी। तो ए पी का, ये देखिए ए पी, राइट, ये आ गया, और ये देखिएगा यहाँ से ये ऐसे, इसमें बी पी की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर ए पी, राइट। अब ध्यान से देखो जरा, ए पी की वैल्यू कितनी होगी, देखो आपको पता है, हमने क्या बताया था भाई, ये आपका मध्य बिंदु है, ये आपका मध्य बिंदु है, और ये यहाँ से ए से ऐसे बताई थी कि भैया ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो 2l है। ठीक, इसका ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब बीच का, तो ये इधर की साइड में 1l होगी, इधर की साइड में 1l होगी, तभी तो जाके 2l बनेगी। सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, और मैं कह रहा हूँ ये मध्य बिंदु है ओ, तो ओ से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, 10 मीटर तभी तो बैठेगी 20। चलिएगा, तो ऐसे ये 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी l, तो भैया ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी l, ए से ओ तक की दूरी है वो कितनी होगी l, और l ही ये होगी यहाँ से यहाँ तक की। समझ में आ गई बात, ये ओ तक मान लो कैसे भी करके, ठीक है ना, ये l होगी। ओके, चलिए यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। अब हमको तो क्या चाहिए, ए पी की दूरी चाहिए, ए पी की दूरी, है ना। तो भाई ए पी की दूरी कैसे निकालोगे, उसके लिए मैं देखिएगा यहाँ पर एक त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए ओ पी से, देखो क्या आपको, देखो डायरेक्टली आपको ए ओ की दूरी पता है और ओ से पी तक की दूरी पता है, ओ से पी तक की दूरी आर, ए से ओ तक की दूरी एल, लेकिन ये वाली दूरी नहीं पता। तो ये इस तरह से आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है, ये आर है, ये एल है, तो ये अपने आप में त्रिभुज बन रहा है। ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, आधार का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर सीधे सीधे ए पी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बात वही है। चलिएगा, ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से सुन लेना, ए ओ की वैल्यू कितनी है, आर, सॉरी ए ओ की वैल्यू है एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ओ से पी तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी कितनी है आर, ये ऐसे करके क्या है, यहाँ तक की दूरी आर, आर का स्क्वायर। तो देखो याद से समझ लो, पहले देखो ध्यान से क्या कि एक वैल्यू तो निकली है ये, अरे मार्कर कहाँ है, रेड, ये रहा, ये देखिएगा, एक दूरी तो निकली है ये, जो हमें डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूँगा ए पी की, और यहाँ से देखिएगा ऐसे ही मैं करूँगा ए पी, ये तो ए पी का स्क्वायर की वैल्यू तो आई है इतनी, और यदि मैं ए पी की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। समझ में आई बात, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट का, तो मेरे पास तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये वाली वैल्यू यूज करूँगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। ठीक उसी प्रकार से ये देखिएगा, ऐसे यदि मैं बीपी की दूरी निकालूंगा तो बीपी में भी तो ऐसा ही दिखाई देगा चित्र, देखिएगा बीपी में भी कि ये ओ, ये बी, और ये यहाँ पे हो जाएगा पी, राइट। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे है ये एल और ये है आर, ठीक है। देखिए ओ बी की वैल्यू एल, ओ से पी तक की वैल्यू आर, ये वाली वैल्यू चाहिए। सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू की कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यों, वही बीपी का स्क्वायर, सिंपल सी बात है।
तो यहाँ से लिख दोगे आप, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें यहीं पे कर ही दे रहा हूँ। त्रिभुज ओ बी पी से, कौन सी, ओ बी पी से या बी ओ पी से, बात वही है। क्या करेंगे यहाँ से, बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर, बात वही आएगी। बी पी का स्क्वायर बराबर ओ बी यानी कि एल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी पी की वैल्यू निकालेंगे, तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो याद से समझ लेना, ये हमने ये चित्र से, तो ये वैल्यू आपकी निकल आई, इन वैल्यू का यूज करूँगा मैं, ठीक है। ये ठीक, ये समझ में आई बात, नहीं आई, चलिएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो आप चाहो तो ये लाइन लिखने से पहले ये काम कर लेना आप, ठीक है, तब ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और या फिर ये कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले क्या करो, ये चित्र बनाने के बाद में पहले ये काम कर लेना, ठीक है। क्या काम कर लेना, ये काम कर लेना, तो तब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब आपने ये लिख देना यहाँ पर चित्र से, यहाँ पे लिख देना चित्र से आपको ये वैल्यू पता चल रही हैं, चित्र से ये वैल्यू पता चल गई। अब करो यहाँ से आगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, E1 मान ली हमने, E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मान ली, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे दूरी यानी कि AP का स्क्वायर। क्यों AP का स्क्वायर ही क्यों आया है, क्योंकि ये जो आवेश है माइनस क्यू कूलम आवेश बिंदु A पर रखा हुआ है, तीव्रता निकालनी है हमें P पर, तो दूरी का मतलब क्या है, दूरी जहाँ से आवेश रखा हुआ है और कहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो ये माप कितनी हो जाएगी, AP का स्क्वायर। और AP का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ मैं। अब इतनी रामायण इसलिए की थी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ के बाद में हमें अब चल रहे हैं हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E2। अब इसके कारण ये, ठीक है, अब प्लस के कारण निकालेंगे हमने, तो E2 बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे R स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। आवेश तो ये आ गया, दूरी यानी BP का स्क्वायर, क्या, BP का स्क्वायर। चलिएगा, तो E2 बराबर BP की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो, चाहो तो आप ऐसा कर दीजिए भैया, BP की वैल्यू, BP का स्क्वायर मतलब BP की जो वैल्यू है वो ये है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये लिख रही BP की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ही आएगा। और वैसे ही हमको पता है ये BP का स्क्वायर डायरेक्टली हमने यहाँ पे लगा दिया, क्यू बट्टे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ गया, राइट। इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसको आप समीकरण 2 मान लो, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे की दिक्कत होती है। क्या, यहाँ से देखिएगा, बिंदु P पर, क्योंकि हमारी दो तीव्रता बन रही है बिंदु पर, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, अब E का हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमने वहाँ पर तो E1 माइनस E2 कर दिया था पिछले वाले डेरिवेशन में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, ये माइनस प्लस का। देखिएगा कैसे करेंगे हम। आपको दिखाई दे रहा है क्या कि माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, और माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है माइनस की ओर होती है, माइनस की ओर,
और धनात्मक से तो दूर जाती है, माइनस की ओर रहती है, तो माइनस की ओर आएगी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसके तो क्या आएगी, ओर, यानी माइनस की ओर। तो ये बन गई इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर आएगी। ये आ गई, ठीक है, माइनस की ओर आ गई, तो ये तो रहेगी E1, क्या रहेगी, E1। ओके, अब E2 का मतलब क्या है, धनात्मक। देखिएगा प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2, और प्लस से जो E2 की दिशा किधर होगी, E2 की दिशा होगी, क्योंकि धनात्मक से दूर जाती है, तो धनात्मक यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे सीधी जाएगी, तो मतलब क्या है, ये सीधी जाएगी, यहाँ से धनात्मक से ये सीधी जाएगी, तो मतलब क्या है, ये इस तरह से जाएगी आगे की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से किसकी ओर जाएगी, आगे की ओर। तो भैया ये जो है आपकी तीव्रता यहाँ पर, ये देखिएगा, ये जो तीव्रता है इस तरह से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये तीव्रता। तो ये तीव्रता किसकी होगी, E2 होगी, E2 होगी। ओके, अब बड़ी समस्या ये आ रही है कि यदि ये एक इधर की साइड में होती, मान लीजिए E1, और ये इधर की साइड में होती E2, तो लगा देते हम E1 माइनस E2 कर देते। और यदि ये ऐसा होता कि भैया ऊपर की ओर होता E2, या समझ लो, और E1 नीचे की होता, तो हम लिख देते E2 माइनस E1 लिख देते। लेकिन यहाँ पर तो ये थोड़ा सा, ये इधर की साइड में आ गया, ये इधर की साइड में आ गया, तो क्या करें, बड़ी समस्या सी दिखाई दे रही है ना। समस्या कुछ नहीं है। अब ये जो बनेगा, ये अपने आप में क्या बनेगा, ये अपने आप में परिणामी तीव्रता लेगा। क्या लेगा, परिणामी तीव्रता। थोड़ा सा सदिश में पहुंच जाओ। चलो सदिश में मैं आपको बताता हूं, देखिएगा कैसे, कि दो सदिश यदि इस तरह से हैं, ये ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ओके, तो भाई ये जो है आपका, ये जो है इनका क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिणामी सदिश। ओके, अब ये तो समझ में आ गया परिणामी। ओके, चलिए, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि इस तरह से दे रखा है, कोई परिणामी सदिश दे रखा है यहाँ पर एफ, तो ये यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ध्यान से समझ लेना, ये एफ है, ये कोण है, तो ये जो कोण के साथ जो होगा एक्स अक्ष पे, तो ये कहलाएगा एफ कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला कहलाएगा एफ साइन थीटा। यानी इस एफ को मैंने आधार यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित कर दिया। ये इसका क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक। और यदि बाई द वे ये इस तरह से होता कि ये कोण यहाँ पे दे रखा होता और यहाँ पे मान लीजिए ई है, तो ये कोण यहाँ पर है, तो कोण के साथ में होता है हमेशा कॉस थीटा। ये आधार बनता है हमेशा, क्योंकि कॉस कोई जो थीटा है हमेशा कर्ण और आधार से टच रहता है, तो ये क्या बनेगा, ई साइन थीटा बनेगा। राइट, यदि इसमें एफ की जगह पे ई होता तो ये ई साइन थीटा होता और ये ई कॉस थीटा होता। दोनों समझ में आ गए आप, मतलब ठीक है। तो ये कुछ सदिश की प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा, ठीक है, बस यही चीज़ मेरे को आपको यहाँ पर समझानी है कि ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अब मत समझो कि ये ऐसे समझो जरा। अब मैं कह रहा हूँ इस तरह से कोई चीज़ दे रखी है आपको, ठीक है, और ये दे रखा है आपका इस तरह से ई, ध्यान से समझ लेना। और ये वाला यहाँ पर दे रखा है कोण, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। समझ गया। और एक इस तरह से दे रखा है आपको, ये ई दे रखा है, यहाँ पर थीटा दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा है, ऐसे ही हो जाएगा। और यदि सपोज दैट ये दोनों कंबाइंड करके दे रखे हों, इस तरह से दे रखे हों, इसी को इस तरीके से कि भैया यहीं पे तो ये दे रखा है इस तरह से, और ये दे रखा है इस तरह से दे रखा है, ये ई है, ये मान लीजिए E1 है, ये E2 है, तो अब क्या बनेगा, ये कोण यहाँ पे दे रखा है इसका थीटा, तो क्या बनेगा भाई, आप देखो जरा। पहले सपोज दैट आप देखिएगा, ध्यान से सुनो। मैं आपको एक पेज ले रहा हूँ, पेज, ये रहा पेज, ठीक है। देखो, अब आप ऐसा देखिए, इतना देखिए पहले, इतना तो आपको दिखाई दे रहा है ये E1 दिखाई दे रहा है, ये थीटा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1
कॉस थीटा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा E1 साइन थीटा, ऐसा सोच लीजिए, राइट। इसके अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर देंगे, ये देखिएगा यहाँ पर छुपा लो, ये E2 दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पर कोण दिखाई दे रहा है, ये कोण, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E2 कॉस थीटा आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा E2 साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही तो बनेगा, समझ में आ गई। तो मतलब ये जब दोनों एक साथ दे रखे हों तो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये तो दोनों जो चीज़ एक ही दिशा में जाती है वो चीज़ जुड़ जाती है, क्योंकि इनके जो कोण बराबर होंगे तो ये चीज़ ऊपर नीचे है, तो ये साइन, ये नीचे की ओर दिशा, ये ऊपर की ओर, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों के मान बराबर होंगे, तो मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनका तो कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो तीव्रता आएगी, देखो जरा अपने आप में देखो, ये दोनों जो कंडीशन है वो इस तरह से नहीं दिखाई दे रही है कि भैया ये इसको मैंने ये डंडा यहाँ से हटा दिया और ये यहाँ पर मैंने ये वाला भी हटा दिया, तो ये देखिएगा, और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, ये E1 ये थीटा को भी हटा दे रहा हूँ, देखो इस तरह से कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है, ये देखिएगा। ऐसे ही इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको रोटेट कर दो, ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है E1 और ये दिखाई दे रही है E2। क्या यही कंडीशन, ये इतनी वाली को देखो, क्या यही है? आप कहोगे बिल्कुल सर यही है। तो मतलब क्या, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा था, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, यहाँ पर ये थीटा आ जाए तो भैया ये क्या हो जाएगा E1 कॉस थीटा हो जाएगा, और यहीं पर आ जाएगा आपका E2 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा, है ना। तो वही काम यहाँ पर होगा, देखिएगा यहाँ पर कैसे होगा, देखो कि ये वाली जो दिखाई दे रहा है ये हमने यहाँ पर क्या खींच दिया, इस तरीके से खींच दिया ऐसे, ठीक है, ये राइट। अब देखो कोण भी बनेगा, पहले इसकी सीधी रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा, और ये जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा इस तरह से खींचेंगे हम, देखिए सीधी रेखा, ये हमारे पास स्केल आ गया और ये हमने यहाँ पर सीधी रेखा के लिए बनाया, और इस तरह से, इस तरह से बन गया, है ना। ये देखिए बन गया ना, बन गया वही चित्र, देखो ऐसे, ये यहाँ पर सीधी रेखा आ गई और एक रेखा इस तरह से आ गई। अब यहाँ पे कोण लाने की ज़रूरत है। अब कोण कैसे आएगा, देखिएगा भाई, हमने मान लिया कि इनके बीच में ये कुछ ना कुछ झुकाव है, कुछ ना कुछ हमने मान लिया ये थीटा है, भाई ये दिखाई दे रहा ना, कुछ ना कुछ भाई कोई झुकाव होगा, तो यहाँ जितना ये थीटा है तो उतना ही ये थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु पर ये झुकाव है, हमने कह रहा है ये चीज़, तो ये एक मध्य बिंदु से ऐसे खींच के ऐसे करेंगे तो भैया सिंपल सी बात, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु से रेखा बराबर झुकाव है, ठीक है ये चीज़। अब ये आपका थीटा हो गया, तो अब जरा थोड़ा सा और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि ये थीटा है, और यदि कोई दो रेखा इस तरह से होती हैं और उस पर कोई रेखा ऐसे काट के चली जाए, ये थीटा है, तो सिंपल सी बात है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण, और इसका शीर्षा अभिमुख मतलब कितना, ये थीटा है तो इसके अंदर वाला भी ये भी थीटा होगा, बताई थी ना बात। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सिंपल सी बात है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये तो 10वीं वाली बातें हैं कि ये जितना कोण होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा तो ये होगा। तो मतलब क्या है, दो समांतर रेखा जो होती हैं, दो समांतर रेखा, तो उन पर बनने वाला जो कोण होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, और यही कोण यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला ये कोण चारों बराबर होते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं, और यही कोण इसके बराबर होता है, और यही के बराबर होगा ये। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ होती है। तो वही चीज़ देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने क्या बोली है कि ऐसे करके कोई रेखा होगी तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, और उतना ही ये कोण होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे जा रही है ऐसे करके, और ये अपने आप में एक समांतर रेखा बन रही है ना, बन रही है, इसी के समांतर देखिएगा यहाँ पर नीचे ऐसे, और ये वाला ये थोड़ा सा टेढ़ा जो बन रहा है ना, ये अपने आप में ये इस तरीके से होगी, बिल्कुल सीधी होगी ऐसे। तो अब आप देखिएगा इसी के समांतर जा रही है। जब ये ऐसे कोण जा रहा है ऐसे करके और ऐसे करके दिखाई दे रहा, तो ये कोण जितना होगा उतना ही, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे करेंगे तो जितना ये कोण होगा इसी के समांतर ये होगा। तो मतलब ऐसे करके कोई जेड टाइप का दे रखी है, तो जितना ये कोण होगा, जैसे ऐसे समझो इस तरह से दे दिया, तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, राइट। चलिए इसको ब्लू पेन से लिखते हैं, ये वाला उतना ही ये वाला कोण होगा। ओके चलिए
और आगे की और ये, हाँ चलिए ठीक है, समझ में आई बात, ये वाला कोण। अब ऐसे ही आप ये, चलो मैं इससे बना दे रहा हूँ, इससे या तो ये बढ़िया बेटर रहेगा। ऐसे ही ये ऊपर वाला देखिएगा, ऊपर वाला कैसे पता चलेगी, ऊपर वाला देखिए यहाँ से, ये वाला कोण जितना होगा उतना ही, ये देखिए मैंने क्या बताई थी, ऐसे समझो, ऐसे काट दे कोई, तो भाई जितना ये कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, सिंपल सी बात बताइए, और जितना ये कोण होगा उतना ही ये होगा, तो ये वाला जितना कोण होगा उतना ही ये होगा, तो ये वाला कोण है, ये ऊपर जा रही है तो उतना ही कोण ये होगा, सिंपल सी बात है, बराबर। ये होती है ना प्रॉपर्टी, अभी तो बता ही रहा था मैं, यही चीज़ तो है कि भैया ये जितना कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, उसी चीज़ को ऐसे देख दिया है इसने, और ये वाला जितना कोण होगा उतना ही मतलब ये कोण है, और इसी के बराबर ये होगा, ये तो ये आपस में चारों के चारों बराबर होंगे, सिंपल सी बात है, तो वही चीज़, ठीक है। ये तो ये कोण आ गया। अब ये कोण जिससे टच हो रहा है, ये कोण किससे टच हो रहा है, ये कोण किससे टच हो रहा है, कोण हो रहा है इस वाली रेखा से टच, और ये E2 है, तो ये इस तरह से देखिएगा, इस तरह से बन गई ना, बन गई वही कंडीशन जो अभी मैं सिखा रहा था आपको, ऐसे और ऐसे, यहाँ पर ये देखिएगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका क्या है, E2, ये कोण दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, E2 cos थीटा इधर आएगा, और E1 sin थीटा, E2 sin थीटा इधर पहुंच जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये E1 है, तो E1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि कोण है तो कोण से टच वाली भुजा E1 cos थीटा हो जाएगी, क्योंकि थीटा के साथ में cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, सिंपल सी, तो इनको जोड़ देंगे। तो कुल मिला के बात ये है, यदि ये यहाँ पे नहीं बना पा रहे हो आप, तो इसको क्या कर देंगे हम, एक अलग बना देंगे, अलग, इसका चित्र अलग बना देंगे इस तरह से, ये इस तरह से, और यहाँ पे बिंदु P लिख देंगे, ये और ये और ये और ये इस तरह से। तो अब इनके नाम दे दीजिए, इनका नाम क्या दूंगा, यहाँ पर ये थीटा आ गया, यहाँ पर ये थीटा आ गया, ये आपका E1 है, और ये आपका क्या है, E2 है, ओके। तो ये आ जाएगा E2 sin थीटा, ये आ जाएगा E1 sin थीटा, ये आ जाएगा E2 cos थीटा प्लस, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। समझ में आ गई होगी बात, ये वाला चित्र आपको बेटरली समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्या है, राइट। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कर देंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए ये थीटा है, तो E1 से ये बीच वाली भुजा दो भागों में तोड़ दो, तो ये आ जाएगा E2 cos थीटा, ये आ जाएगा E2 sin थीटा। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा E1 sin थीटा, क्योंकि ये E1 है, ये आपका क्या है, यहाँ पर E1 है, ये E1 है, तो ये क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा। तो इसमें ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिएगा, ये E2, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर समझ लो कि E2 cos थीटा, E1 cos थीटा। आप चाहो तो इस चित्र को आप यहाँ पर लिख देना या यहीं पर बना देना। तो इसकी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी बन रही है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ओके चलिएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और ये आ गया cos थीटा, राइट। चलिएगा अब देखिएगा, अब आपको cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। E1 की वैल्यू तो निकली हुई है, ये रही, और E2 की वैल्यू यहाँ पर निकली हुई है, बस cos थीटा रह रहा है। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा भी देख लो यहीं पर कि ये देखिएगा, इसी त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज ध्यान से समझो, त्रिभुज AOP से, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, नॉर्मली LAL बट्टे KA। cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसका, आधार है इस, देखिए AOP, ये इस तरह से त्रिभुज बन रही है, ऐसे AOP। तो ये वाला आधार है, यानी कि AO, और
कर्ण कौन सा है, AP, कर्ण कौन सा है, AP, तो cos थीटा बराबर आधार कितना, आधार L, आधार कितना L, और कर्ण कितना AP, AP की वैल्यू कितनी आ रही थी, अंडर रूट में L स्क्वायर R स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो ये परिणामी तीव्रता आ गई आपकी, ठीक। तो चलिएगा ये परिणामी तीव्रता, तो इसको आप एक समीकरण मान लीजिए, समीकरण इसको 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण 3। तो आप समीकरण 3 से चल लेना। अब आगे चलेंगे हम समीकरण 3 से E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में रख देंगे। चलिएगा जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, राइट। और आप चाहो तो आप इसको ही समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण मत मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनको समीकरण मत मानिए, इसको E1 ही रहने दीजिए, इसको cos थीटा रहने दीजिए, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देना, इस cos थीटा को भी ब्रैकेट में बंद कर देना। अब लिख देंगे हम कि E1 E2 तथा cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बोल देंगे E1 E2 तथा cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, cos थीटा की वैल्यू ये रही, E1 की ये रही, E2 की ये रही। जल्दी से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ के बाद में आपको देखिएगा ये E1 की वैल्यू, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, चलिए इस E1 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमें को बस पहले, और इसको भी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमको ज़रूरत है। चलिए यहीं से काम ख़त्म हो जाएगा, देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं कि E1, E2 व ये क्या था, cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर देखिए E1 दिखाई दे रहा है, E1 की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई ε0 k और Q बट्टे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस ये। ऐसे ही आपकी ये वैल्यू को मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। E2 की वैल्यू भी इतनी आ रही है, 1/4 पाई ε0 k Q बट्टे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये, और प्लस cos थीटा की L बट्टे अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर, ये आया है L बट्टे अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R। इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको ये कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। चलिए तो ये आ गया, इसको ब्रैकेट बंद, और एक cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, L बट्टे अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। E1 E2 और cos थीटा की वैल्यू हमने इस वाली समीकरण में रख दी, इस वाली में, ठीक है। चलिए अब तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। चलिए वैसे अब किसी भी इन चित्रों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, देखिएगा, ठीक है। अब इसका बस सॉल्व करना रह गया। अब देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, देखो 1/4 पाई ε0 k और Q, ये आपका एलसीएम, देखो एलसीएम क्या आपको ये देखिएगा, ये चीज़ कितनी है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपस में बराबर हैं, देख लो। यदि कभी भी x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर 1/4 पाई ε0, 1/4 पाई ε0 लिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया 1/ε0 गुणा 2 कर देंगे, मतलब सपोज दैट कि ये x है और ये भी x है, और x और x 2x, ये 1y और ये भी 1y, तो इसका क्या हुआ, डबल। कोई एक आदमी यहाँ पे बैठा है, वही यहाँ पे बैठा है, तो उसका मतलब कितना हुआ, डबल, 2 जगह बैठा है। तो वही एक आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है, 2। जब भी कभी याद रखना, कोई भी जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू दोबारा दे रखी है, तो उसका मतलब क्या है, 2 बार, तो सीधे 2 गुणा 1 वैल्यू को लिख दो, ठीक है। तो वो चीज़, और आपको ना समझ में आए कि ये कैसे होता है, तो ऐसे समझो कि ये x प्लस x दे रखा है,
तो हमने क्या करा, x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो x गुणा 2 तो क्या आ जाएगा 2x, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें इस पूरे को कॉमन ले लूँ, इस पूरे को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 1 2, तो 2 की गुणा हो जाएगी। और आप इतना मैथ के स्टूडेंट, बायोलॉजी के स्टूडेंट, इतना तो आपने 10वीं तक तो मैथ पढ़ाई होगा जब साइंस ले रखी है कि भैया x और x कितना होता है 2x, ठीक है। सिंपल सी बात है, सपोज दैट कि ये अपने दिमाग में सोचो कि ये x है, तो भैया ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। जब भी कभी दो वैल्यू बराबर आ जाए, वो जुड़ रही हो, तो उनको क्या लिख दोगे आप, 2 गुणा और एक वैल्यू को लिख दो बस, 1/4πε0 k और q बट्टे l स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये क्या है l बट्टे l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 1/2। ये 1/2 कैसे आया, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, √x का मान कितना होता है, x की पावर 1/2, सिंपल होता है नहीं होता है। तो वही चीज़ इसका √ समझो कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली x है, तो x की पावर √, तो √ का मतलब ही होता है 1/2 घात। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद में अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा 1/4πε0, इसको मैं कितना लेकर रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये 2 है, 2 गुणा q गुणा, तो इसको लिख दे रहा हूँ मैं q गुणा 2l, क्यों, क्योंकि मुझे वैद्युत द्विध्रुव आगुण बनाना है, इसीलिए भैया ये 2 गुणा 1 गुणा q गुणा l लिख रहा है ऊपर, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं q गुणा 2l, बात तो वही है, 2ql बोल दो या वही, ठीक है। चलिए नीचे, और नीचे कितना बच रहा है देखिएगा, ध्यान से देखो जरा, ये है l स्क्वायर, ये है r स्क्वायर, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 1/2, राइट। अब देखो जरा, गुणा में घातें, जैसे x की पावर 2 है, गुणा कर रहा हूँ मैं x की पावर 5, तो आप लिख देते हो x की पावर 7। तो x की पावर 7 क्यों लिखा आपने, क्योंकि 2 + 5 आपको पता नहीं है, लेकिन गुणा में घातें जोड़ दी हैं आपने, इसलिए 7 है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये -5 है, इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये +2 ये -3, तो यानी -3 बचेगा, क्यों, अभी भी जुड़ गई भाई, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो -3 बचे। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं कह रहा हूँ x की पावर 4 है गुणा, और यहाँ पर x की पावर 1/2 है, और ये यहाँ पर ये ऐसे है, तो आप क्या करोगे, x की पावर कितना लिख दोगे, x की पावर लिख दोगे, आप जोड़ दोगे 4 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 + 1 यानी कि 9/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से यदि मैं कह रहा हूँ ये x गुणा x की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x की पावर कितना है 1 है, तो आप लिख दो x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा x की पावर 1 + 1/2, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, और 1 + 1/2 को यदि जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम, 2 की गुणा 1 में, 2 × 2 और 1 कितना आ जाएगा 3/2, सिंपल सी बात है। तो कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट, सपोज दैट कि ये अपने आप में x है और ये x की पावर 1/2 है, तो क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 आ जाएगा, तो x की जगह पर क्या लगाओगे l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सिंपल सी बात है, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसके ऊपर कितने आ जाएंगे 3/2। तो हमेशा याद रखना कभी भी कि 2 एक जैसी संख्याएं और उनकी गुणा हो रही है। चलो मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी घात मतलब क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसकी घात 1/2 है, राइट। तो इस 1 को लिख के दिखाओ या मत दिखाओ, ऐसे इस दोनों की जो घातें कितनी हो जाएंगी 3/2 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि आप जानते हो x इंटू एक्स की पावर 1/2 करते हैं तो वो कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड है, और यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड की घात 1/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3/2। मतलब क्या, जब एक जैसे दो ब्रैकेट है, एक पर तो 1 घात है, दूसरे पे 1/2 घात है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 घात। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तो अब चलो ये कॉन्सेप्ट तो बाद में क्लियर करेंगे, पहले ये देखो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई आप यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का
आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण बराबर P बराबर 2 इंटू QL। तो देखिएगा, तो E बराबर 1/4πε0, यहाँ पर K भी लगाओ, ये K है, K इंटू इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, P बट्टे, और ये कितना हो जाएगा L² प्लस R² की घात 3/2 बताया था अभी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना है, घात को 3/2। समझ में आई बात? x इंटू एक्स की पावर 1/2, एक ब्रैकेट की घात 1 है और एक ब्रैकेट की घात 1/2, दोनों ब्रैकेट बराबर है, तो मतलब एक ब्रैकेट के ऊपर 3/2। सिंपल, ये आ गया आपका। ठीक है, इतना। अब क्या करते हैं, याद हो तो हमने क्या लिखा था, चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, बताई थी कि ये जो L है ये क्या होता है, ये 2L, पहले 2L को ही समझो। दोनों ये द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी कैसे होने, एक द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो मतलब ये अपने आप में सूक्ष्म दूरी है। और L क्या है, इस सूक्ष्म दूरी का आधा, सूक्ष्म दूरी उसका भी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और सूक्ष्म हो जाएगा। और किसी सूक्ष्म चीज का स्क्वायर करते हैं तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये देखिएगा, और ये R अपने मीटर में, तो समझो 100 मीटर है, 100 मीटर में मैं कह रहा हूं कि ये 0.002 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.00, और मतलब कुल मिला के यदि मैं 0.2 भी करूंगा तो ये 0.4 आएगा, इतना। ठीक है, अभी ये सेंटीमीटर में होगा, ये मीटर में होगा, तो ये जो R है ये मीटर में होगा और L जो है सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में बहुत छोटी दूरी होगी। तो इस चीज को यदि मैं सपोज दैट ये यदि मीटर में भी होता तो इसमें हम 0.004 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100.004। तो इसका मतलब क्या, लगभग इसको आप 100 ही मानोगे। 100.0004 का मतलब क्या, कुछ भी नहीं। अरे काम सार्थक अंकों को भी यहाँ तक लेंगे तो अगला अंक 5 या 5 से अधिक होता है, तभी तो इसमें जोड़ते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल अपने दिमाग में एक चीज़ रख लीजिए, जितने आगे जितने भी डेरिवेशन आएंगे तो मैं हर बार समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा। L का मान R की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए R बराबर L इक्वलेंस टू 0, मतलब L का मान कितना लेना चाहिए ये। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया R इज ग्रेटर देन L, चूंकि ऐसे करके, इसलिए L इक्वलेंस टू 0। या तो ये 2 लाइन लिख दो या ये 2 लाइन लिख दो, कोई भी एक लिखना जो आपका मन करे। ठीक है, तो भैया L का मान यहाँ पे 0 मान लेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका E बराबर 1/4πε0 और P बट्टे, देखिएगा ये R² बचा। ठीक है, और इसकी पावर 3/2 है। ठीक, और मैंने क्या बताई थी, जब किसी की पावर होती है और उसमें और पावर होती है, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है x की पावर 5 और यहाँ पे दे रखा है x की पावर 7, तो अब कितना हो गया 5 7 35, तो x की पावर 35 हो गया। उसी तरीके से ये है 2, जब 2 की गुणा में 3/2 में करूँगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, सिंपल सा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना आ गया, E बराबर 1/4πε0K और P बट्टे R³ इतना आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब क्या करते हैं हम, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना लेते हैं 1, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, तो E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू P बट्टे R³ न्यूटन प्रति कूलाम। याद हो तो कल कितना आया था, कल आया था 2P/R³। तो याद रखना ये चीज कि भैया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है 2P/R³ और निरक्षीय स्थिति में आती है P/R³। 1/4πε0 तो होता ही है। चलिए ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होती है, 2 गुनी होती है। मतलब वो कितनी आई थी, वो आई थी याद हो तो
1/4πε0 2/r3। तो मतलब क्या है कि ये वो आर स्क्वायर आया था शायद ना, आर क्यू ही आया था, वहाँ पर भी आर क्यू आया था, वहाँ पर भी आर क्यू आया था ये। तो मतलब क्या है, ये चीज़ देखिएगा, ये अपने आप में कितनी बनी, इतनी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अक्षीय स्थिति की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। तो इस चीज़ को आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, राइट। चलिएगा, तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन, समझ में आई बात। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। डेरिवेशन समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, करते नहीं हो पर आप, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उस पर लिख रहा होगा आवर सेकंड चैनल, राइट। मिलेंगे कुछ